तो देखिए हम यहाँ पे जो प्रीवियस क्लास में कर चुके थे तीनों इक्वेशन डेराइव, फर्स्ट इसके स्पेशल केसेस कर रहे हैं। स्पेशल केस वन है ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल बोले तो जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर हिट उसी डायरेक्शन में मूव करे और सेकंड ऑब्जेक्ट उसके परपेंडिकुलरली θ1 0 डिग्री हो, θ2 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल सिचुएशन। हमने इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वैल्यू हमें मिल गई m1u1 इज इक्वल टू m1v1 cos θ1 0 डिग्री, m2v2 cos 90 0, cos 90 की वैल्यू 0, और cos 0 की वैल्यू 1। तो हमें मिल गया यहां से फर्स्ट कंडीशन m1u1 इज इक्वल टू m1v1 प्लस 0। बोले तो m1u1 इज इक्वल टू m1v1, और इससे हमें समझ में आया u1 इज इक्वल टू v1 और v1 इज इक्वल टू u1। मैंने इसको घुमा के क्यों लिखा? क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी को ऑब्टेन करना है ना, u1 तो ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्लांसिंग एंगल बनता है, ग्लांसिंग एंगल सिचुएशन आती है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिस इनिशियल वेलोसिटी, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए माना मैंने कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और ऐसी कुछ सिचुएशन बनी है जिसमें m1 उसी लाइन के अलोंग चल रहा है और m2 उससे 90 डिग्री पर जा रहा है, तो ये जो v1 की वैल्यू है ये भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ अभी तक, यहां तक से, है ना। सेकंड ऑब्जेक्ट की निकाल लेते हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट की बिफोर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अभी देखते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है। तो ये हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं, तो सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहां से क्या हो जाएगा, m1v1 sin θ1 ये हो गया 0 sin θ1, या चलो एक बार मैं लिख देता हूं m1v1 sin 0 डिग्री माइनस m2v2 sin 90 इज इक्वल टू 0। अरे साइन 0 तो 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। जब ये पूरी वैल्यू 0 हो गई तो m2v2 और sin 90 होता है 1, तो हमारे पास बचा माइनस m2v2 इज इक्वल टू 0, तो v2 इज इक्वल टू 0, v2 इज इक्वल टू 0 आ गया। आप चाहो तो इक्वेशन 3 से भी ये प्रूव हो रहा है। देखिए v1 की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, u1। तो जब मैं v1 की जगह u1 लिखूंगा तो m1u1 स्क्वायर और m1u1 स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमें क्या मिलेगा, m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, v2 बोले तो 0। इसका मतलब ग्लांसिंग एंगल अगर बनता है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपनी उसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करता जाएगा, क्योंकि यहां काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा कोलिजन के बाद भी, तो सेकंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो नहीं होगी। v2 0 है, यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर ही रहा होगा। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा, रेस्ट पर रहा होगा। तो प्रैक्टिकली लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसी सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लांसिंग सिचुएशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपनी सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो इसको, ये जो कुछ आता है ये अप्रोक्सीमेशन में आता है, क्योंकि हम इलास्टिक की बात कर रहे हैं। इलास्टिक एक्चुअल में डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं होती, वो आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, सो यहां पर हम क्या बोलेंगे, v2 0 हो गई। अगर v2 0 हो गई तो पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देखूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन हो रही थी कितनी, हाफ m1u1 स्क्वायर, और अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो फाइनल भी हाफ m1u1 स्क्वायर ही आनी चाहिए टोटल। देखें तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी टोटल आफ्टर इस सिचुएशन में, ग्लांसिंग एंगल की सिचुएशन में, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, v2 तो हो गया 0, तो ये पूरी टर्म 0, और v1 की वैल्यू u1 चल रही है, देख लीजिए हाफ m1u1 स्क्वायर आ रहा है, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर बोथ आर इक्वल। दिस इज द इलास्टिक कोलिजन इन 2D, खत्म कहानी। दिस इज द ग्लांसिंग एंगल सिचुएशन। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली? नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट केस 2। केस 2 क्या बोल रहा है हमारा, हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन क्या होता है साहब, पता ही है आपको, डायरेक्ट हिट होना एक ही लाइन के अंदर और उसके बाद एक ही लाइन के अंदर ट्रेवल करना। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में क्या होने वाला है कि जो टारगेट पार्टिकल है, टारगेट पार्टिकल कौन,
ये अप्रोच कर रहा है, ये टारगेट है, m2 इज द टारगेट पार्टिकल. सो आफ्टर द कोलिजन इफ द टारगेट पार्टिकल विल बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ द प्रीसीडिंग पार्टिकल, यानी कि ये जो फर्स्ट पार्टिकल है जिस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा था उसमें टारगेट पार्टिकल मूव करना चालू कर दे तो उसको हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे. और उसके बाद फर्स्ट पार्टिकल भले ही θ1 एंगल से ही मूव कर रहा है, θ1 एंगल से मूव कर रहा है, तो हेड ऑन कोलिजन में हम कंडीशन क्या ले रहे हैं, व्हेन θ1 तो जो भी रैंडम एंगल होगा θ1 ही रहा, θ2 क्या हो गया 0 डिग्री हो गया. इसका मतलब ये सिचुएशन कुछ ऐसे बन गई कि ये m1 था, u1 से जा रहा था, m2 था, रेस्ट पर था, u2 0 थी. आफ्टर कोलिजन ये तो हो गई डायरेक्शन m2 की v2 वेलोसिटी से, लेकिन m1 जिस एंगल में जा रहा था ये उसी एंगल में जा रहा है, ये m1, ये θ1. तो m2 के लिए θ2 क्या हो गया 0 डिग्री. इसको बोल रहे हैं यहाँ क्या, क्योंकि ऑब्लिक भी तो दिखानी है, 2D मोशन भी दिखानी है ना. सो हेड ऑन कोलिजन इन 2D है ना, 2 डायमेंशंस चाहिए थी. तो θ1 रहा, θ2 0 डिग्री रहा. फर्स्ट में अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो बाय इक्वेशन 1 व्हाट डू वी गेट, फर्स्ट पार्ट m1 u1 is equals to m1 v1 cos θ1, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया m2 v2. दिस इज द कंडीशन. अगर ये सिचुएशन, ये कंडीशन बैठती है तो हम कहेंगे कि हेड ऑन कोलिजन हुआ है. ठीक है. अगर सेकंड में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो तो सेकंड के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, m1 v1 sin θ1 और ये sin θ2 0 हो गया, तो m1 v1 sin θ1 0. इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन कंडीशन. ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी. हाँ भाई, कितनों को समझ में आ गया ये पूरा. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल. ये इसका स्पेशल केस 3, लास्ट केस जो हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. इसका मतलब अब m1 को भी मैंने मान लिया m और m2 को भी मान लिया मैंने m. तो इस सिचुएशन में देखो है ना, θ1 θ2 वो सेम है, उसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स की. तो ये डेरिवेशन के अंदर सारी चीजें सेम बनी रहेंगी, केवल m1 की जगह m. तो आप अगर फर्स्ट इक्वेशन से लिखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन से रिजल्ट आ जाएगा m और m कैंसिल आउट हो जाएंगे. कैसे, m u1 m v1 cos θ1 m v2 cos θ2, ये m कॉमन आ गया इधर इन दोनों में, और m और m कैंसिल आउट हो गए. तो ये एक तो बन गया आपके पास u1 इज इक्वल टू v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2. ठीक है. ठीक इसी तरह से v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2 इज इक्वल टू 0. m और m कॉमन आकर के उधर चले जाएंगे. मेन हमें यहां पर लगानी है ये इक्वेशन. तो थर्ड, ये इस बाय इक्वेशन 3 व्हाट डू वी गेट, m u1 स्क्वायर, m1 की जगह m v1 स्क्वायर प्लस m v2 स्क्वायर. m इन दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, और m कैंसिल हो गए, हटा दिया. मुझे क्या मिल गया, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. लिख देता हूं वापस से. यार ये तो कुछ देखा देखा सा, जाना पहचाना सा लग रहा है. ऐसा कुछ रिजल्ट कहीं पे आता है, बिल्कुल आता होगा. अगर आपसे मैं पूछूं कि इफ r वेक्टर इज इक्वल टू प्लस b वेक्टर, और अगर आपसे बोल दिया जाए इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ r? √v स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. a प्लस b के लिए बताओ ना. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या ये फॉर्मेट नजर आ रहा है कि आपको इससे मिलता जुलता? यस सर. इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि अगर वेक्टर फॉर्म में ऐसा कुछ लिखा होता तो ये ऐसा कुछ रहा होता, u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, और अगर v1 was perpendicular to v2
then magnitude of u1 was under root of v1 square plus v2 square और u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। डन। ये ऐसा कुछ रहा होता एक तरीका। ये दूसरा तरीका हम प्रूव करेंगे कि क्या इसमें u1 और v1 में कोई रिलेशन हो सकता है क्या, v1 v2 इनके अंदर कोई रिलेशन हो सकता है क्या। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, सब वापस से हमने इस इक्वेशन को लिया, किसको, वेक्टर फॉर्म में। अभी ये मेरे को समझ में आया, वेक्टर से चल रही है सारी चीजें, है ना। तो इसको प्रूव करते हैं साहब हम कि इसके थ्रू हमने ये अभी पहले तो ये समझ लिया कि u1 was v1 प्लस v2 और कंडीशन u1 स्क्वायर ये इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर तभी पॉसिबल हो सकता है जब v1 इज परपेंडिकुलर टू v2 हो। और अगर ये कंडीशन ऐसी है तो इसका मतलब मुझे बता सकते हो क्या v1 डॉट v2 का आंसर क्या आना चाहिए। इफ ये चीज समझ में आ गई होगी ना कि u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 वेक्टर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड ऑफ u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब ये v1 और v2 आपस में परपेंडिकुलर होते। तो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अबे भोंड दिमाग को बोलो ना यार। इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर देन व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, 0। तो अगर v1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v2 वेक्टर देन व्हाट शुड बी देयर डॉट प्रोडक्ट, 0। हमारा एम है ये प्रूव करके लेकर के आना। इसको करने के लिए हमने क्या किया, इन वेक्टर फॉर्म by applying law of conservation of linear momentum, अभी तक हमने जो शुरू में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया था वो हमने क्या किया था, एक्स डायरेक्शन में अलग किया था, वाई डायरेक्शन में अलग किया था, ठीक है। तो उसमें हमने फिर वेक्टर का ध्यान न रख करके हम सिर्फ वहां उसकी आई कैप के अंदर प्लस माइनस ले रहे थे, बस इतना सा। अब यहां पर वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो हम वेक्टर लगा देते हैं डायरेक्टली। कैसे, इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं इसको u1 वेक्टर बोल दूं, ये तो 0 चल ही रहा है, ये v1 वेक्टर से जा रहा है और ये v2 वेक्टर से जा रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी वी कैन अप्लाई डायरेक्टली। हाउ, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन should be equals to total linear momentum after collision. Total linear momentum before collision is m1 u1 vector plus m2 u2 vector is equals to m1 v1 vector plus m2 v2 vector। डन। हमारे पास u2 तो खुद 0 दे रखा है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई और m1 इज इक्वल टू m2 हमने बोल रखा है इस कंडीशन के लिए, इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल। तो m1 की जगह m u1 इज इक्वल टू m1 की जगह m v1 वेक्टर प्लस m v2 वेक्टर। m दोनों में कॉमन आ गए, मैं इधर का रब कर देता हूं पोर्शन। क्या हो गया, m कॉमन आ गया, इधर कॉमन आ गया, u1 कहां छूट गया भाई, m u1 m कॉमन ले लिया, v1 प्लस v2 m गेट्स कैंसिल। हमें इतना तो मिल गया साहब, ये तो हमारा रिलेशन आ गया कि u1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। इट मींस जो u1 वेक्टर है इट इज द रिजल्टेंट ऑफ v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। बस अब ये प्रूव करना बाकी रह जाएगा कि क्या v1 डॉट v2 0 होगा। तो 0 होगा तो बिल्कुल होगा, क्यों होगा, क्योंकि u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है। तो एक तो तरीका है हम यहां से बोलते हैं कि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ u1, एक वन ऑफ द मेथड जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, इज इक्वल टू
अगर हमें नहीं पता V1 और V2 के बीच में क्या एंगल था, 90 है कि नहीं है, थीटा मान लिया मैंने, ये V1 और ये V2 है, एंड इफ U1 इज द रिजल्टेंट देन वी हैव टू राइट इट V1 प्लस V2। अगर हमें पता नहीं है कि क्या एंगल है, थीटा एंगल मान रखा है, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ U1? क्विकली टेल मी एवरीवन। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2। अरे यार यही तो चीज पूछ रहा हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या निकालते हैं हम? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही तो कहानी चल रही है भाई। Yes, sir. रिकॉल करें चीजों को और रिवाइज करें, वरना फिर फिजिक्स हार्ड लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो 2v1 v2 cos थीटा, ठीक है, दोनों तरफ कर डाला स्क्वायर, ये u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 cos थीटा। इसको मैंने दे दी साहब इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी दूं? एक तो इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन, ये तो ऑलरेडी चल रही है 1 2 3, ये इसको बोल देता हूं 4 और इसको बोल देता हूं 5। क्या 4 से 5 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं? u1 स्क्वायर। सो बाय 4 इंटू 5 इस पूरे की जगह क्या लिख दूं? u1 स्क्वायर। मुझे क्या मिल जाएगा? u1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। u1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इधर जीरो हो गया। क्यों हो गया कैंसिल आउट? ट्रांसफर करेंगे तो u1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर जीरो, तो हमें क्या मिल गया? 2v1 v2 cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया सर। सिंस 1 2 3 4 देयर आर 4 टर्म्स इन मल्टीप्लीकेशन, 4 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो तभी पॉसिबल है जब या तो कोई एक टर्म जीरो या 2 टर्म जीरो या 3 टर्म जीरो या चारों टर्म जीरो। मिनिमम एक टर्म जीरो होगी तभी कि नहीं। आप सोचो, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट, इनका प्रोडक्ट जीरो कब पॉसिबल है? जब इनमें से कम एक टर्म या एक से ज्यादा टर्म जीरो हो। इसमें चेक करते हैं, 2 तो जीरो हो नहीं सकता। हाँ, v1 और v2 हम बोल रहे हैं कि कोई ना कोई वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो हम ये भी मान रहे हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज v1 भी जीरो नहीं है, v2 भी जीरो नहीं है। तो किसको जीरो होना पड़ेगा? cos थीटा को जीरो होना पड़ेगा। और cos थीटा जीरो कितने डिग्री पर आता है? cos 90 पर। तो थीटा कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। इसका मतलब इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये किनके बीच का एंगल हुआ? v1 और v2। यहां थीटा क्या माना था? ये cos थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन v1 एंड v2, एंगल बिटवीन v1 एंड v2। इट मींस v1 इज परपेंडिकुलर टू v2, और अगर v1 परपेंडिकुलर टू v2 है तो v1 डॉट v2 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कितनों को समझ में आ गया साहब?